अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। बिलखसूस आज मुरीद अब्बास के कत्ल के हवाले से हमने बात करनी है। आज इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि आदिल ज़मान की जो सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर वापस ले लिया है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने जो आदिल ज़मान की ज़मानत पर रिहाई का फ़ैसला था, उसको मुअत्तल करते हुए, उसको कलअदम करार देते हुए मुलज़िम को दोबारा गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। उसकी ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी है, मनसूख कर दी है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इसलिए कि आज क्योंकि दलाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में, मुसलसल 3-4 महीने से ये केस चल रहा था। तकरीबन 4 इसमें समातें हुई। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्लियर कट तरीके से पेश किया गया आज फैसल सदीकी साहब की तरफ से, और केस है भी क्लियर कट, क्योंकि मुलजमान की तरफ से अगर ट्रायल कोर्ट में ताख़िरी हर्ब इस्तेमाल ना किए जाते तो आज वो मुजरिम बन चुके होते, उनको सज़ा हो चुकी होती। लेकिन मुलज़मान ट्रायल कोर्ट में ताख़िरी हर्ब इस्तेमाल करते हैं, मुसलसल जो है वो पेश नहीं हो रहे थे। एक तो कोरोना की वजह से भी उनको बड़ा बेनिफिट हुआ, और उसके बाद फिर कभी उनके वकला पेश नहीं होते, इसलिए 1 साल गुजर जाने के बावजूद फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है। इसलिए उनका केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, वो इल्तवा का शिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चूँकि वाज़े तौर पर है, बिल्कुल क्लियर कट केस है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब ने उन मामलात को नज़रअंदाज किया था, लेकिन वो सारी बातें आज जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने की, और उनसे जो सवालात पूछे गए और जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था वो कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया गया फैसल सदीकी की तरफ से। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो अहम तरीन जो इसमें मामला है वो है उमर रेहान साहब। उमर रेहान का जो बयान है वो 161 का हो चाहे 164 का हो, यानी कि जो पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया था और उसके बाद जो जज के और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था वो बिल्कुल सेम है। और उसी की बुनियाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदिल ज़मान को जो उसको दोबारा जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया है। ज़ाहिर है वो चंद रोज़ में गिरफ़्तार हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगली समाअत जो 19 सितंबर को है, और पुलिस का भी यही कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा उनको मौसूल हो जाएगा, उसके बाद वो आदिल ज़मान को गिरफ़्तार करके जेल भेजेंगे और अगली समाअत पर ट्रायल कोर्ट में हर सूरत उनको पेश करना पड़ेगा। अगर आदिल ज़मान ज़ाहिर फ़रार हो गया, आज जिस तरह उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई, तफ्तीशी अफसर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस नहीं किया गया था, और उसके बाद चूँकि मैं पहले दिन से जो है वो इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरह हमारे दोस्त मुरीद अब्बास को बेदर्दी से कत्ल किया गया लेन देन के मामले पर, और दहशत फैली, ज़ाहिर है पुलिस ने दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने में ताख़ीर की, वो एक मामला जो है बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं एक समाअत पर हाज़िर हुआ, कोशिश की कि जो कुछ अदालतों में होता है वो मैं एज़ इट इज़ रिपोर्ट करूँ, ना कि मैं एक हमदर्दी दोस्त की और ऐसा वैसा नहीं। जो कुछ होता है अदालत में मैंने वो तय किया हुआ है। इंशाअल्लाह मरते दम तक, जब तक ये ट्रायल चलता रहेगा, मैं इसी केस की पैरवी करूँगा, और आज भी उसी तरह केस की पैरवी की। मुकम्मल तौर पर जो समाअत हुई उसका मुकम्मल मैं हवाला आपको बताता हूँ। लेकिन उसके जब मुलज़िम की ज़मानत खारिज हुई, उसके बाद चूँकि पुलिस नहीं थी और मैं उसके पीछे लगा, इसलिए कि मैं लोगों को उसका मंज़र दिखा सकूँ, जो समझते हैं कि शायद मुरीद अब्बास के साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, मुरीद अब्बास के साथ गलत किया था। इन लोगों ने पैसे की लालच में आकर पैसा हड़प करने के लिए आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान ने मुरीद और खिजर हयात को कत्ल किया था। वो हकीकत मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के ज़रिए, अपनी ख़बरों के ज़रिए, और आज भी मैंने वही करने की कोशिश की कि देखें, कौम देखे, आवाम देखे, लोग देखें, जो इन्होंने जिस तरह चालबाजी करके इन्होंने एक हंसते बसते घर को, और एक हमारे दोस्त का जो रोशन चेहरा था, जो मेहनत करके एक अरूज पर पहुंचा था अपनी मीडिया की इंडस्ट्री में, उसको इन्होंने कत्ल किया बेदर्दी से, और उसको मौत की अवधि जो है वो नींद सुला दिया गया। आज एक भाई जेल में है, दूसरा दर-बदर घूम रहा है आदिल ज़मान, और वो मैंने दिखाने की कोशिश की, उसके पीछे किया। और जो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पर जो लोग मौजूद थे, आप वीडियो में भी सबने देखा होगा, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि देखें ये मुलज़िम भाग रहा है, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद की है। पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। मैं समझता हूँ उनका शायद काम भी नहीं था, लेकिन काम
हो भी सकता है, होना भी चाहिए कि अगर वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में कोई वारदात करके भाग रहा हो तो क्या पुलिस वाले बैठ के शक्ल देखते रहेंगे? पुलिस वाले को चाहिए था कि उसको रोकता, पूछते, कोई बात करते, लेकिन पुलिस वाले ने कोई बात नहीं की और वो जाता रहा, एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। किसी ने कोई पीछे मुलजिम को रोकने की कोशिश नहीं की और आखिर दम तक मैंने आवाज़ भी लगाई, वीडियो में देख सकते हैं कि वो एक दोनों तरफ उसने मुड़ के देखा और हाथ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहले फैसल सदीकी एडवोकेट जो कि सीनियर तरीन है, केस में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उन्होंने वो तमाम फैक्ट्स अदालत में रखे जो कि ट्रायल कोर्ट में रखे गए थे ज़हरा अब्बास के वकील की तरफ से, और वो तमाम फैक्ट्स सिंध हाई कोर्ट में जो रखे गए थे वो उन्होंने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में रखे। ट्रायल कोर्ट ने आदिल ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद की थी। आफ्ताब अहमद गुरर साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने ज़मानत मंजूर की थी। उन्होंने अपने जो हुक्मनामे में जिक्र किया था कि चूँकि जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो कि मुद्दईया हैं, मुद्दई मुकदमा हैं, वो आईनी शाहिद नहीं हैं, उनको इस वाक़े के बारे में उमर रिहान ने अपनी बीवी को बताया और बीवी ने उमर रिहान की बीवी ने फिर ज़हरा अब्बास को बताया, और ये सारा वाक़या जो है वो FIR में दर्ज है, तो इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बुनियाद बनाकर ज़मानत दी थी। लेकिन फैसल सदीकी साहब ने तमाम साइटेशन और जो उमर रिहान के बयान के बारे में जो मेन पिन पॉइंट थी चीज़ें वो उन्होंने बताई कि जिस तरह वो आतिफ ज़मान ने मुरीद अब्बास पर फायरिंग की थी, उसके बाद जबकि उमर रिहान पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश की, तो उसके बाद आदिल ज़मान ने अपने भाई के साथ मिलकर वो पिस्तौल छुड़वाने की कोशिश की, और ये सारी ना सिर्फ वो मौजूदगी का ज़ाहिर करती है, ना बल्कि वो उसमें पूरी मुकम्मल तौर पर मामलत भी ज़ाहिर करती है। फैसल सदीकी साहब की जानिब से कहा गया और भी बेशुमार सवालात किए गए, जिसका उन्होंने काबिल एतमाद और एक इत्मीनान कुन तसल्ली बख्श जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो मुल्ज़िम आदिल ज़मान के वकील फ़रीद दायूद साहब हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल में, एक तो पहली दफ़ा शायद आपने बात सुनी होगी या सुन रहे होंगे कि उनका कहना ये है कि आदिल ज़मान जाए वक़ूअ पर था ही नहीं, यानी कि जब मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ उस वक्त भी जाए वक़ूअ पर नहीं था, और ना ही खिज़र हयात की कत्ल के दौरान जो कि सड़क पर कत्ल हुआ, ये आदिल ज़मान वहाँ मौजूद ही नहीं था, सिरे से उसका था ही नहीं। हालांकि सब ने CCTV फुटेज में देखा, CCTV फुटेज चूँकि एक विटनेस के तौर पर या शवाहिद के तौर पर या सबूत के तौर पर हमारे कानून में नहीं है कि वो उसको तस्लीम किया जाता हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हालांकि वो नज़र आ रहा है CCTV फुटेज में, लेकिन फ़रीद दायूद साहब कहते हैं कि वो जाए वक़ूअ पर था ही नहीं। और उसके अलावा जो जब सवाल किए गए और उसके बाद ये उनका जवाब देना था, एक बार तो ये हुआ कि जस्टिस सजाद अली शाह फ़रीद दायूद साहब पर बरहम भी हुए, और उनका कहना था कि हमें आप पर ये उम्मीद, ये तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका उलट जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, वो घुमा रहे थे। तो उसके बाद जब जो बयान था, उन्होंने ये भी कहा कि जो जज को बयान दिया था जो 164 का उमर रिहान ने उसमें कहा कि वो पिस्तौल को छुड़वाने की कोशिश करा था आतिफ ज़मान के साथ मिलकर आदिल ज़मान, लेकिन जो 161 का बयान है, यानी कि जो पुलिस को बयान दिया था, उसमें ये नहीं कहा गया कि उसने पिस्तौल छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जब बयान पढ़ा गया तो उसमें 70 नंबर जो है वो बयान का जो 161 का है उसमें 5 या 2 नंबर में बताया गया कि वो ये बात बयान में लिखी हुई है, यानी कि जो पिस्तौल मुरीद अब्बास पर चलाया जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी, उस पिस्तौल को जब उमर रिहान ने जाकर पकड़ा तो उस पिस्तौल को छुड़वाने की कोशिश की आदिल ज़मान ने उमर रिहान से आतिफ ज़मान के साथ मिलकर, यानी कि जो दोनों बयान हैं वो मुकम्मल तौर पर एक हैं, और इंशाअल्लाह इन्हीं बयानात की रोशनी में जो है वो दोनों को सज़ा होगी। ट्रायल कोर्ट से उम्मीद ज़ाहिर की जाती है, और इस तरह की जब ये चीज़ें अदालत ने देखी और उसके बाद फिर वो उसके पिस्तौल के हवाले से बताया गया कि जो फायरिंग करके जिस पिस्तौल से कत्ल किया मुरीद अब्बास और खिज़र हयात को, वो पिस्तौल इसके नाम पर लाइसेंस याफ्ता था। उसके बाद उनका कहना था कि वो तो उठा के ऐसे पिस्तौल लेके चले गए, मतलब हमने या आदिल ज़मान ने ये पिस्तौल आतिफ ज़मान को दिया ही नहीं था। उस हवाले से भी अदालत ने भरमी का इज़हार किया। फिर उनका एतराज़ था कि पुलिस ने पहले मुकदमे में नामज़द नहीं किया गया था, उसके बाद फिर इन्होंने बाद में मुकदमे में नामज़द किया, दूसरी FIR दर्ज की, तो लिहाजा ये केस बनता ही नहीं है। लेकिन अदालत ने उनके दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और आदिल ज़मान की जो ज़मानत का हुक्मनामा था वो सिंध हाई कोर्ट का उसको ख़त्म किया, ख़ारिज किया। और ख़ास तौर पर अदालत ने ये भी सवालात उठाए कि जब एक मुद्दई के बयान को कंसीडर करके सिंध हाई कोर्ट के जज ने ज़मानत दी, तो ये वाला जो उमर रिहान का बयान है, यानी कि 4 गवाह हैं, उसामा, उमर रिहान, इसके अलावा
इलियास और इम्तियाज़ जो है खिज़र हयात के गवाह हैं। उस हवाले से भी अदालत ने कहा कि जब इन सब लोगों के बयानात मौजूद हैं तो फिर मुद्दई के बयान को जज साहब ने क्यों नहीं कंसीडर किया। तो उसने कहा, फरीद दायो साहब ने कहा, सर वो जो यही बुनियाद बनती थी, मैंने दलाइल तो दिए थे, लेकिन जज साहब ने, जो आफ्ताब गुलर साहब थे, उन्होंने इन बयानात को कंसीडर ही नहीं किया। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि उन्होंने कंसीडर नहीं किया, हम ये बात कंसीडर कर रहे हैं और हम इसकी ज़मानत जो रिकॉल कर रहे हैं। अदालत ने बड़ा फैसला दिया है जो कि एक आइन और कानून की रोशनी में है, और हम फैसल सदीकी साहब के जो आर्गूमेंट थे उसको भी हम मुकम्मल तायद करते हैं, बल्कि हम उनसे तवक्को भी यही की जा सकती है कि जिस तरह वो एक आला दर्जे के वकील हैं, चाहे वो केस हार भी जाए, लेकिन उनका क्लाइंट जो है कभी भी मायूस नहीं होता। उनको पता है कि उन्होंने फ़ाइट हक और सच पर और हक़ाइक़ की बुनियाद पर की है, और लगी लिपटी नहीं, झूठ नहीं बोलने की कोशिश करते, हमेशा सच की बुनियाद पर वो खड़े रहते हैं। हालांकि फरीद दायो साहब ने घुमाने की बड़ी कोशिश की और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की। हालांकि आदिल ज़मान अपने बयान में खुद एतराफ़ कर रहा है कि वो साथ था, लेकिन दायो साहब कहते हैं कि वो नहीं था। बहरहाल और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर केस में आएंगी, जिसमें जो हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की गई या इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, और भी बहुत सारी बयान या चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि जब वो ट्रायल होगा तो ट्रायल में पेश करेंगे कि शायद हमने इस वजह से मारा, यूँ मारा, इस तरह किया। बहरहाल आज बड़ी पेशरफ्त हुई है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अदालत जो इनके गुमराहकुन और जो इस तरह के इनकी ताख़ीरी हरबे हैं उनको जो है वो अब मौका मज़ीद नहीं देगी। और उसके बाद आज जिस तरह ज़मानत मुस्तरद हुई है, इस तरह अब केस का ट्रायल जल्द चलेगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। उम्मीद करते हैं कि हक़ और सच और जो कानून की रोशनी में, कानून के मुताबिक जो है वो मुरीद अब्बास कत्ल केस का फ़ैसला होगा। और उनकी जो फैमिली है वो भी यही तवक्को करती है कि हक़ और सच की बुनियाद पर फ़ैसला हो, जो दुनिया ने देखा, जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर हुआ, और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि इसी तरह इंशाअल्लाह हक़ और सच की बुनियाद पर मुरीद अब्बास के कत्ल का फ़ैसला होगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।